हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन ने इससे प्रीवियस क्लास में सबसे पहले देखा था बॉडी बेसिक्स के बारे में। उसके बाद अपन ने सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर सेल को कंप्लीट एक ही क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास थर्ड है, जिसके अंदर अपन न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है इसको एकदम बिल्कुल बेसिक से अपन जानेंगे। एक सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। फ्रेंड्स, अपन ने देखा था जो अपनी बॉडी की बेसिक फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट थी वो क्या थी? सेल थी। सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। अब सेल की ये जो है ये तो है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। समझ रहे हैं आप? ये साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ओके, अब इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके फ्रेंड्स, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का प्लाज्मा। न्यूक्लियस का फ्लूइड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब फ्रेंड्स, यहां पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है एक, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड ये नाम क्यों दिया गया है? न्यूक्लियस, न्यूक्लिक यानी होता है न्यूक्लियस के अंदर है। ये कहां पे है? ये न्यूक्लियस के अंदर है। एसिड क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। कैसा होता है? ये एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। समझ रहे हैं आप? ओके, अब अपन बात करेंगे, आज अपने को जो पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होता कहां है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसके सारे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स का होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बट अपन जनरली आपको यह समझना जरूरी है सबसे पहले कि न्यूक्लिक एसिड होता कहां है। सेल के अंदर, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर होता है। ओके फ्रेंड्स, क्रोमोसोम में क्या होता है? वहां पे न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं वैसे। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये दोनों तरह की न्यूक्लिक एसिड होती है। ओके फ्रेंड्स, और ये दोनों तरह की न्यूक्लिक एसिड कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इनको डिटेल से अपन एक एक को पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं ओके न्यूक्लिक एसिड होती क्या है। न्यूक्लिक एसिड का यदि बेसिकली अपन बात करें तो इसका काम होता है इंफॉर्मेशन कैरी करना। ओके फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कैरी करने का मींस क्या होता है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल। ओके फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कैरी करने का मींस होता है न्यूक्लियस है यहाँ पे और ये यहाँ पे कंप्लीट सेल है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे मेनली फंक्शन क्या रहता है सेल का? जो प्रत्येक सेल होती है, जो एवरी सेल होती है, ये क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करवाती है। क्या करती है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। ये इस तरह का एक फंक्शन है इसका। हालांकि और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, बट इसका एक मेनली फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस है। ओके फ्रेंड्स, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसको मैंने इसी न्यूक्लियस को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ये कंप्लीट न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में क्या है? यहाँ पे डीएनए है। तो यहां से एक ये मैसेज बनाता है, एक मैसेज बनाता है, एक कोड बनाता है। और इस कोड को कहां भेजता है? इसको न्यूक्लियस से बाहर भेजता है। समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे डीएनए एक कोड बनाएगा और इस कोड को लेके कौन जाएगा? मैसेंजर आरएनए। देखो अपन आगे आरएनए पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। डीएनए तो क्या करता है?
डीएनए सिर्फ एक अंदर से एक कोड बनाता है, ओके। और जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए का क्या मतलब होता है? राइबोसोमल आरएनए। ओके फ्रेंड्स, ये 3 आरएनए हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे, पर अपन एक बार जनरली थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं कि इन तीनों का काम क्या रहता है। जो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए इस मैसेज को यहां से कैरी करता है और बाहर लेके जाता है, यहां से लेता है इसको, ओके। और इसके बाद में जो ट्रांसफर आरएनए यानी इसको ट्रांसफर करता है, यानी इस न्यूक्लियस से बाहर निकालता है। और आरआरएनए क्या करता है, आरआरएनए आपने देखो प्रीवियस क्लास में देखा था अपने सेल को, उस क्लास को यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उस क्लास को दोबारा बना देंगे। शायद उसके अंदर थोड़ी साउंड क्लियरिटी भी नहीं थी उस टाइम, हमारे जो क्लासरूम है उसका थोड़ा इक्को ट्रीट नहीं हो पाया था, इस कारण से थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रही थी वो, बट उस क्लास को रिपीटली आपको समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई थी क्लास, बट उसको यदि आपके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो यहां से न्यूक्लियस से बाहर निकलने पे अपन ने देखा था यहां पे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अपन ने देखा था हर सेल में इधर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ओके फ्रेंड्स। और यहां पे क्या होती है, यहां पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और ये न्यूक्लियस था। और कंप्लीट सेल क्या है, ये कंप्लीट सेल है, ओके फ्रेंड्स। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर आपको एक डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो क्या होती है, वो होती है राइबोसोम्स। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं आपको। ओके फ्रेंड्स, जैसे अपन ने देखा था, अपन ने यहां पे देखा था कि ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर यहां पे जो लाइनिंग थी ये क्या थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। और इन पे जो डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही थी, इस ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। देखो रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के नाम इस तरीके से क्यों पड़े हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होती है, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं इसलिए ये रफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये स्मूथ दिखाई देती है। तो इस तरीके से तो इनकी डेफिनेशन बन जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो न्यूक्लियस है जो यहां पे अपन ने समझा था, ओके फ्रेंड्स, तो न्यूक्लियस से जो ट्रांसफर आरएनए जो मैसेज कैरी कर रहा है यहाँ पे, और जो लाके कहां दे रहा है, राइबोसोम्स के अंदर लेके आ रहा है। यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट रहते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म पे ऐसे भी रहते हैं। तो इन राइबोसोम्स के ऊपर लेके आएगा, और राइबोसोम क्या करेगा, इनको प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। अब देखो क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करवाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, तो वहां पे उसका आंसर क्या होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस वैसे जो आरआरएनए होता है उसका काम होता है, यानी राइबोसोमल आरएनए का काम होता है। बट राइबोसोम क्या करता है, एक तरह से उसको जगह प्रोवाइड करता है, एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है, यानी उसकी एक तरह से हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स हेल्प करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने में, और जो एक्चुअल प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना होता है वो कौन करता है, आरआरएनए करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रोटीन का निर्माण होता है और किस तरीके से अपन न्यूक्लिक एसिड को आगे पढ़ेंगे। अब इसको थ्योरेटिकली अपन डिस्कस करते हैं। डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या है, मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना काम है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। फिर अपन नंबर 3 बात करेंगे, डिटरमाइन द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चीजें हैं, ओके फ्रेंड्स, ये 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों को अपन समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है। नंबर 1, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है मॉलिक्यूल्स की, कहां से, डीएनए मॉलिक्यूल से, कहां पे, सेल के अंदर। अब वो जगह कौन सी है, यानी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके आएगा और कहां लेके जाएगा, राइबोसोम के पास लेके जाएगा, किसके लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने के लिए। तो एक तरीके से ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने के लिए। नंबर टू ये रहता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है खुद, ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड करवाता है। और न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा करवाता है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह की होती है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, अंडरस्टैंड। अब जो डीएनए होता है वो तो वहां से सिर्फ कोड बनाता है ओनली, कहां से,
सिर्फ डीएनए क्या करेगा, डीएनए सिर्फ कोड बनाएगा। ये सिर्फ कोड बनाएगा कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर, कि भाई हमने एक कोड बना के दे दिया, एक पैकेट बना के दे दिया, इसमें एक मैसेज है, इस मैसेज को लाके आप वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो इससे प्रोटीन बन जाएगी। इसने एक बंडल बना के दे दिया कि इस मैसेज को आप ले जाइए। अब उसको ले जाने का वो मैसेज है, जो मैसेंजर आरएनए उसको पिकअप करेगा। ओके, उसको इन्हें थोड़ा सा ट्रांसफर करना है, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो कौन करेगा, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। उसके बाद टीआरएनए क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, और आरआरएनए क्या करेगा, वहां ले जाके उसको उससे प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। तो समझ गए आप। तो ये तीन काम होते हैं, जिनमें से दो अपन ने पढ़ लिए। नंबर थर्ड है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स, इसको डिटरमाइन करता है। यानी एक फादर है, बाप है वो लंबा है, फादर लंबा है, उसका बेटा भी क्या होगा, लंबा होगा। 80% केसेस में देखने को मिलेगा लंबा होगा। यदि कोई जिसकी हाइट है वो बहुत कम है, किसी के फादर की या मदर की, तो उसके जो उसकी संतान होगी उसकी भी हाइट वगैरह बहुत कम होगी। ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हो सकता है बहुत सारों के कि फादर है उसके बहुत ही जल्दी व्हाइट बाल हो गए, जैसे 20 ईयर के अंदर कईयों के व्हाइट बाल हो जाते, तो उसके जो संतान होती है उनके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। ये क्या है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी फेस का लंबा होना, फेस का ब्रॉड होना, खुद की लंबा टेल होना, ओके ना, यानी उसकी हाइट है वो शॉर्ट होना, जो इस तरह के हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आवाज का मोटा होना, पतला होना, ये सभी चीजें के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए न्यूक्लिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल होती है। इन सभी चीजों को कैरी करने के लिए, यानी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करने के लिए और उनको डिटरमाइन करने के लिए न्यूक्लिक एसिड ही रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, डीएनए मोस्टली, आरएनए से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीएनए। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड दो तरह की होती है, एक होती है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, और जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन दोनों को स्पेशली यहां पे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डीएनए की। वैसे एक्सप्लेन तो अपन कर चुके हैं, बल्कि डीएनए की बात करें तो डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो मैंने आपको बता दिया था पहले कि डीएनए कहां प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में भी कहा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहता है। फ्रेंड्स यहां पे आप समझिएगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस है, ओके, जैसे ये डीएनए है, डीएनए कहां पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अपन ने इतना सा देख लिया था, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस में कहां होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। मोस्टली क्रोमोसोम के अंदर होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ क्रोमोसोम में होता है, इसके अलावा कुछ जगह और भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, बट बहुत कम होते हैं यहाँ पे। जो इसकी एक्चुअल ज्यादा इसकी बात करें तो वो सिर्फ क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, बट की अपन बात करें तो 90% जो डीएनए है वो सिर्फ क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए न्यूक्लिक एसिड इज कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं संतान, यानी पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जो उनकी संतान होती है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑफस्प्रिंग। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ओके, शायद थोड़ा सा नेटवर्क एरर हो गया था, तो मैं शायद आपको ना दिखाई दे रहा होगा पहले, बट आई थिंक अब दिखाने देने लग गया होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो इसके अंदर कहाँ होते हैं, जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के अंदर सबसे ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत कम होता है, यानी 10% के समथिंग। ओके फ्रेंड्स, और इसका काम क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए। ओके, जो डीएनए क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको कैरी करके लेके जाता है। ओके,
कहां पे लेके जाता है? अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो उनकी संतान होती है, वहां तक, यानी एक नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और इसी का एक पार्ट है, जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और जो डीएनए होता है, इस डीएनए का पार्ट कौन है? डीएनए मॉलिक्यूल का ही पार्ट है एक जीन, यानी जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल का ही पार्ट है। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए का क्या पार्ट है? जीन है। ओके फ्रेंड्स, और ये जीन इसके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। और डीएनए किसका पार्ट है? डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस कहां होता है? सेल में होता है। सेल कहां होती है? बॉडी के अंदर होती है। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल में गए, सेल से न्यूक्लियस में गए, न्यूक्लियस से डीएनए में गए, और डीएनए के अंदर भी, डीएनए भी कहां होता है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में होता है। इसके बीच में क्रोमोसोम और होता है। ओके फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में गए, क्रोमोसोम से डीएनए के अंदर गए, और डीएनए के अंदर भी क्या होता है? जीन होती है। वो जीन मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अपन ने देखा था, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इस डीएनए का मोस्टली काम क्या है? डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी एक तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो मदर फादर की इंफॉर्मेशन है, उसको अगली पीढ़ी के अंदर, यानी नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाता है। और जो आरएनए का मोस्टली काम क्या रहता है? आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। इसका क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे के बात के लिए जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है डीएनए के अंदर तो होता है जीन। ओके फ्रेंड्स, डीएनए के अंदर कौन होता है? इसके अंदर तो होता है जीन, जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल होती है। एक जीन होती है, वो जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि वहां से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर लेके जाती है। और जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर होता है 3 आरएनए, जो अपन ने पढ़ चुके हैं, यानी एमआरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से ये 3 आरएनए होते हैं। एक होता है आरआरएनए, ये 3 आरएनए होते हैं, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। और अब आप बात करेंगे जीन होती क्या है। जैसे अपनी बॉडी की एक फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करें, तो वो क्या होती है? सेल होती है। यानी अपनी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो उसी प्रकार से बॉडी की तरह ही जो एक तरह से डीएनए काम करता है, सेल काम करती है। यानी अपन बात करें, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी की जो मोस्टली फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हुई? सेल हुई। इसको सेल को क्यों फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल यूनिट बोला गया है? क्योंकि जब एक गाड़ी है, अपन एक कार की बात करते हैं, जैसे एक कार है, इस कार का क्या होता है? एक इंजन होता है। ओके फ्रेंड्स, जब ये इंजन स्टार्ट होता है, तो ही कंप्लीट गाड़ी के जो सारे पुर्जे होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जब तक ये इंजन नहीं चल रहा है, तब तक उस गाड़ी का कोई भी पुर्जा काम नहीं करेगा। तो उस गाड़ी का सबसे मोस्टली फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गई? उसका इंजन हो गया। यानी वहां पे जब इंजन स्टार्ट होगा, तभी गाड़ी की सभी चीजें स्टार्ट होगी। तो उसी तरह से अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है, इसकी फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट सेल क्यों है? क्योंकि सेल से ही बॉडी के सारे फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। यानी उसकी जो सबसे बेसिक चीज है, वो क्या है? सेल है। ओके फ्रेंड्स, अब उसी प्रकार से एक सेल है, इस सेल को भी काम करने के लिए इसका भी एक बेसिक पुर्जा होता है, वो होता है जीन। यानी जीन से ही उस सेल के सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं। उसकी एक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है, किसकी? हेरिडिटरी यूनिट की। अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं सेल को काम करने के लिए, और बहुत सारी चीजें, तो जैसे न्यूक्लियस है। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियस है, बट यहाँ पे मोस्टली अपन बात करें तो ये हेरिडिटरी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी की जो मेन डेफिनेशन वो होती है कि अपने मदर फादर से जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं, इनके अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है अगली पीढ़ी के अंदर, वो क्या है? वो हेरिडिटी है। चाहे वो हो सकता है कुछ अच्छी चीज हो, चाहे बुरी चीज हो। कई बार ऐसा होता है कुछ बीमारियां भी होती है जो मदर फादर से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? ऑफस्प्रिंग के अंदर हेरिडिटरी बोलते हैं वो। तो इस तरीके से एक तरीके से जो जीन है, वो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की। अब जीन है वो किसकी बनी होती है? मेड अप डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो जीन होती है वो मेड अप डीएनए मॉलिक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाती है जीन्स। यानी जीन सबसे छोटी स्ट्रक्चर है, डीएनए के अंदर होती है जीन। डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। यानी एक तरीके से जीन मिलकर ही डीएनए बनाती है। ओके फ्रेंड्स, और डीएनए मिलके ही क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम मिलके ही क्या बनाते हैं? वहां पे न्यूक्लियस बनाते हैं, और न्यूक्लियस मिलके ही सेल बनाते हैं। अब समझ रहे हैं ना आप? यानी सबसे छोटी स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे,
इसके अंदर, तो वो क्या है, जीन। यदि डीएनए के अंदर पढ़ेंगे तो जीन, जीन से क्या मिलके बना होता है, डीएनए बनेगा, और डीएनए से क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। अब क्रोमोसोम से क्या बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस से सेल बनेगा, सेल से बॉडी बनेगी। इस तरीके से इसका जो क्रम होता है वो होता है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, जीन होगी। और जब हेरिडिटरी यूनिट की अपन बात करें तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, और फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है बेसिक। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं, जीन इज पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द मैसेज और कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। अब जो जीन होती है ये भी क्या करती है, देखो फ्रेंड्स मैंने बात किया था, जो आरएनए होता है, आरएनए के मोस्टली जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस रहता है। बट जो डीएनए रहता है, डीएनए का क्या काम रहता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी भी करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है। बट करवाता है कैसे, डीएनए का सिर्फ इतना सा काम है कि वहां से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सिर्फ एक कोड जनरेट करेगा, ओनली एक कोड बनाएगा और उस कोड को वहां पे छोड़ देगा। अब इस कोड को डिकोडिंग करना है, कोडिंग करना है, ट्रांसफर करना है, यानी दूसरी जगह लेके जाना है, उसे प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, ये सारे के सारे काम किसके रहेंगे, ये आरएनए के रहेंगे। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसमें डीएनए का भी रोल होता है, जीन का भी रोल होता है, बट उनका रोल सिर्फ इतना सा होता है कि वहां पे एक कोड जनरेट कर देते हैं, एक कोड निर्माण करते हैं ओनली फॉर वो। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके फ्रेंड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, थ्रेड की हिंदी में मीनिंग होती है तलवार। जैसे एक तलवार होती है जिसके अंदर एक तरीके से इस तरह से हाथ से पकड़ने वाला हत्था लगा होता है और आगे से जाके नुकली हो जाती है, जैसे एक तलवार होती है, इस तलवार के शेप में ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है वो थ्रेड लाइक होती है। तो इस तरीके से याद रखने वाली चीज है ये, कि थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहती है तलवार जैसी, इसलिए इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। इसकी लोकेशन की अपन बात करें तो इनसाइड द न्यूक्लियस, जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होती है। ईच क्रोमोसोम मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो प्रत्येक क्रोमोसोम होता है, यानी एक क्रोमोसोम है ये एक क्रोमोसोम सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है, यानी एक सिंगल क्रोमोसोम सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का बना होता है। एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन बनी होती है, यानी प्रोटीन होती है। तो कुछ प्रोटीन और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए से मिलकर क्या बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है, अब बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अपन ने पढ़ लिया डीएनए के फंक्शंस पढ़ लिए, डीएनए किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अपन बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर होती कैसी है। डीएनए मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए खुद एक कुछ मॉलिक्यूल्स का बना होता है जिनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, फ्रेंड्स आपने देखा होगा डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी कभी, तो आपने देखा होगा, ओके जो डीएनए होता है इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है और जो आरएनए होता है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए इसको अपन डबल स्ट्रैंड डीएनए बोलते हैं। इसके अंदर कितने स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंड चेन होती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड चेन होती है। किसकी चेन होती है ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। किसकी चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। और वो भी किस तरह के होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक तरीके से। कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है एक तरह की। तो जो ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और जो एक आरएनए होता है वो एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। तो ईच न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेट बाई, अब अपन ईच न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। सबसे पहले तो डीएनए की स्ट्रक्चर में अपन ने देखा डीएनए है, डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब एक न्यूक्लियोटाइड की अपन बात करेंगे, यानी एक न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज का बना होता है, तो इसमें तीन चीजें होती है। नंबर 1 होता है सुगर ग्रुप, नंबर 2 होता है फॉस्फेट ग्रुप, और नंबर 3 होता है नाइट्रोजीनियस बेसेज।
ये 3 चीजें होती है। अब जो शुगर ग्रुप होता है, इसके अंदर 5 कार्बन शुगर होती है। कितनी होती है? 5 कार्बन शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर होती है, जिसे अपन डी राइबोक्सी बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। ओके फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। समझ गए? एक होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन बेसिस होती है, ये 4 होते हैं। आरएनए के अंदर भी 4 होते हैं और डीएनए में भी 4 होते हैं, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। अब नाइट्रोजन बेसिस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन्स। ये होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, जिसको अपन ए और जी से याद रख सकते हैं, यानी ए एंड जी। एक जो पिरामिडिन्स होते हैं वो होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन, इसमें जिसको अपन टी और सी से याद रख सकते हैं, यानी थाइमिन एंड साइटोसिन। अब यहीं पे अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आरएनए होता है, आरएनए के नाइट्रोजन बेसिस भी थोड़े सेम होते हैं। उनके अंदर भी यदि आरएनए किसके मिलकर बना होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, कि ये भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है शुगर ग्रुप, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है 4 नाइट्रोजन बेसिस। ओके, और जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें से 2 तो ए और जी, यानी एडिनिन और ग्वानिन ही होते हैं। बट यहां पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है पिरामिडिन्स के साथ, और वो चेंजेस क्या होता है, यहां थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। क्या आ जाता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो इसके अंदर जो बनते हैं वो होता है यूसी, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर यदि याद रखना है, ओके फ्रेंड्स, तो उसके अंदर प्यूरिन्स की बात आएगी तो आपको एजी याद रखना पड़ेगा, और जब पिरामिडिन्स की बात आएगी तो वहां पे टीसी याद रखना पड़ेगा। और जब आरएनए के अंदर बात आती है तो वहां पे प्यूरिन्स की बात करें तो एजी याद रखना पड़ेगा, यानी एडिनिन और ग्वानिन। और जब पिरामिडिन्स की बात आएगी तो वहां पे यूरासिल एंड साइटोसिन, यानी यूसी याद रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किसके? नाइट्रोजन बेसिस के। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यहां पे अपन समझेंगे ओके, यहां अपन समझेंगे जो ए और जी आपने देखा था, ए जी, ये क्या है? ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है। और इसके साथ ही साथ टी और सी, टी और सी क्या है? यानी एक तरह से साइटोसिन और जी, यानी सी और जी, ये क्या है? साइटोसिन एंड ग्वानिन। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसके अंदर प्रीवियस स्लाइड के अंदर जैसे अपन ने देखा था, यहां पे देखा एडिनिन एंड ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन्स है। और पिरामिडिन्स क्या है? थाइमिन एंड साइटोसिन, यानी टी और सी। समझ रहे आप? टी और सी क्या है? यहां पे थाइमिन एंड साइटोसिन है। ये क्या है? थाइमिन एंड साइटोसिन है, थाइमिन एंड साइटोसिन, इसको टीसी से याद रखना पड़ेगा। और जो प्यूरिन है उनको एजी से, यानी एडिनिन और ग्वानिन, इनको याद रखना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, कभी भी ये आपस में जुड़ते हैं तो कभी प्यूरिन से प्यूरिन नहीं जुड़ता है, और पिरामिडिन से पिरामिडिन्स नहीं जुड़ता है। इनके अंदर प्यूरिन से पिरामिडिन जुड़ता है, प्यूरिन से पिरामिडिन्स जुड़ता है। और जुड़ते किसके द्वारा है? जब प्यूरिन से पिरामिडिन्स जुड़ते हैं, यानी इसके अंदर देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ए टी से जुड़ रहा है, यानी अपन ने जो एडेनिन था वो किसके साथ जुड़ रहा है? ये किसके साथ जुड़ रहा है? ये थाइमिन के साथ जुड़ रहा है। और यहाँ पे जी किसके साथ जुड़ रहा है? ये ग्वानिन है, ये किसके साथ जुड़ रहा है? ये साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो एडेनिन है जो थाइमिन के साथ जुड़ रहा है, ये किसके साथ जुड़ रहा है? ये डबल बॉन्ड से। ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है। और ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहां पे आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे आप देखिए, ये 2 क्या है? ये पिरामिडिन्स है। ये 2 क्या है? ये 2 यहां पे प्यूरिन्स है, और ये 2 पिरामिडिन्स है। ओके, ये दोनों प्यूरिन्स है, ये दोनों पिरामिडिन्स है। अब जो प्यूरिन होता है वो पिरामिडिन से जुड़ता है, तो यहां पे जो एडेनिन है वो तो जुड़ता है थाइमिन के साथ,
और जो ग्वानिन है वो जुड़ता है साइटोसिन के साथ। ओके फ्रेंड्स, बट जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ यदि जुड़ेगा तो वहां पे डबल बॉन्ड होगा, यानी इस तरीके से डबल बॉन्ड को शो करते, तो वहां पे डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जब ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा तो वो किससे जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, बल्कि जब आरएनए में अपन जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं ये, तो ये भी आप समझ गए। अब अपन बात करेंगे आरएनए की। हालांकि डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आगे जाके अपने को इंटर रिलेट करनी पड़ती है। क्योंकि इन सभी चीजों को बेस को अपन क्लियर कर लेंगे 4-5 क्लास में, तो आगे की क्लास अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगी। हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी हार्ड लगती हो सकता है आपको बोरिंग लगती हो, क्योंकि नर्सिंग में मोस्टली नहीं पढ़ते इन लोग बहुत सारे। हालांकि डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड ये तो सभी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, बट थोड़ी सी बोरिंग क्लासेस लगती होगी है। बट ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक ये चीजें सही समझ में नहीं आएगी तब तक आगे की जो भी चीजें वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बार बार यही सब चीजें उस पर टर्न होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि आरएनए, डीएनए का कहाँ क्या काम है, किस जगह होते हैं, तो ही आप उन चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। अब अपन बात करेंगे आरएनए की। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, जो आरएनए है वो भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल होता है। आरएनए इज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल असेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इस चीज को समझिए कि डीएनए ने क्या काम किया वहां पे, आप थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे डीएनए है, डीएनए ने वहां पे क्या काम किया, एक तरीके से जीन होती है इसके अंदर, और जीन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका एक जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है जीन, और जीन से एक कोड बना दिया। यहाँ पे एक कोड जनरेट कर दिया। अब इस कोड को कोडिंग करनी है, यानी किस जगह भेजना है इसको, कोडिंग होता है किस जगह भेजना है, तो इसका कोडिंग हो गया, इसकी डिकोडिंग होगी, इसका रेगुलेशन हो गया, इसका एक्सप्रेस ऑफ जीन। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स क्या होता है कि किस जगह पे जाके वो बताएगी कि मैं उस जगह से आई हुई जीन हूं, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन। इन चारों फंक्शंस को कौन करता है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए होता है आरएनए। डीएनए का काम तो सिर्फ इतना सा है कि उसने एक कोड वहां से जनरेट कर दिया, एक मैसेज वहां से जनरेट कर दिया, मैसेज बना दिया। उस मैसेज के सारे रेगुलेशन, उसको ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जितने भी काम होते हैं, जिस जगह भी डीएनए आरएनए में चेंज करना है, वो सारे के सारे काम किसके रहते हैं, आरएनए के ही रहते हैं। वो किस तरीके से रहते हैं उनको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे जब मैंने आपको पहले बताया था कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। फ्रेंड्स, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, बल्कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड के होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। अब अपन ने बात की थी प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि जो डीएनए और आरएनए बने हुए किसके रहते, तो दोनों के अंदर शुगर ग्रुप होते, दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप होते, और दोनों के अंदर ही 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। बट इनमें फर्क क्या रहता है, प्यूरिन तो दोनों के सेम रहते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जिसको अपन ए और जी से याद रखते हैं, ये आप समझ गए। और जो पिरामिडिन्स होते हैं वो इसके अंदर चेंज हो जाता है। वहां पे क्या था, वहां पे थाइमिन था। ओके फ्रेंड्स, जिसको अपन टीसी याद रख रहे थे, टीसी, बल्कि यहां पे क्या है, यूरासिल आ गया। थाइमिन की जगह क्या आ गया, यूरासिल आ गया, तो ये क्या हो गया, ये यूसी आ गया। ओके, समझ गए फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स की अपन बात करेंगे कि आरएनए कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, आरएनए बहुत टाइप का होता है, बट मोस्टली अपन सिर्फ 3 ही टाइप्स के पढ़ते हैं। आरएनए बहुत सारे टाइप्स का होता है, बट उनमें से जो मोस्टली स्टडीज की जाते हैं और मोस्टली जिन आरएनए को जाना जाता है वो सिर्फ 3 आरएनए है। एक होता है मैसेंजर आरएनए। ओके फ्रेंड्स, एक क्या होता है, मैसेंजर आरएनए है। दूसरा क्या है, जिसको अपन मैसेंजर आरएनए होता है एक, तो दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। ये 3 आरएनए होते हैं जिनको अपन मोस्टली स्टडी करते हैं,
और तीनों के फंक्शंस के बारे में यहाँ पे जानेंगे अपन। अब यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे mRNA के बारे में। mRNA इज सिंगल स्ट्रैंड RNA। वो अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंड होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। That is complementary to one of the DNA strands of a gene। ओके फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से आरएनए मॉलिक्यूल होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ जीन। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसकी जीन से कॉम्प्लीमेंट्री करता है। किस तरीके से करता है? mRNA इज एन आरएनए वर्जन ऑफ जीन। जो mRNA होता है वो एक तरह से आरएनए वर्जन है, आरएनए का वर्जन है। mRNA मैसेंजर आरएनए है उसका नाम। that leaves the cell nucleus and moves to cytoplasm where proteins are made। फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि ये जब न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम में क्या है, यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों है। डीएनए ने एक मैसेज यहाँ पे जनरेट कर दिया, कोड जनरेट कर दिया। अब इस कोड को साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस से बाहर क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में है, तो इस जगह इसको लेके आने का काम किसका है? इसको यहां पे लेके आने का काम क्या है? मैसेंजर आरएनए का। ओके फ्रेंड्स, मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। जो मैसेंजर आरएनए है, वो जो आरएनए है उसकी जेनेटिक कोड्स होती है, उसको अमाइनो एसिड के सीक्वेंस तक कैरी करके लेके जाता है। यानी जैसे एक एबीसीडी की अपन बात करें तो एबीसीडी का एक सीक्वेंस होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरह का एक सीक्वेंस है। उसी तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन कई बार पेपर पे देखी होगी ना, ग्राफ पढ़ा होगा ना, तो आपको देखा होगा इस तरह से वहां पे क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो कोड होते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक सीक्वेंस होता है, और इस सीक्वेंस को कैरी करता है कौन? जो सीक्वेंस होती है वो होती किसकी है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है? अमाइनो एसिड की होती है, क्योंकि प्रोटीन बनता है किससे? अमाइनो एसिड से ही बनता है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को एज इट इज लेके जाने का काम होता है मैसेंजर आरएनए का। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे ट्रांसफर आरएनए की, जिसको अपन बोलते हैं टीआरएनए। जो टीआरएनए का मोस्टली काम क्या रहता है? जो कोडिंग हुई थी वहां पे, उसको ट्रांसफर तो कौन कर रहा है? उसको ट्रांसफर तो कर रहा है मैसेंजर आरएनए, बल्कि जो टीआरएनए क्या करता है, उसको डीकोडिंग करता है रिटर्नली। क्या करता है वो डीकोडिंग करता है। यानी ट्रांसफर आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकोडिंग द जेनेटिक मैसेज प्रेजेंट इन एमआरएनए। मान लो जो ये डीएनए है, इस डीएनए ने एक मैसेज निकाल के दे दिया यहाँ पे, और इस मैसेज को एक कोड है जिसके अंदर एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, यानी सीक्वेंस है, एक क्रमबद्ध रूप से हिंदी में बोलते सीक्वेंस है जेनेटिक मटेरियल का। ओके फ्रेंड्स, अब इस जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंस को डीकोडिंग करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आपने इंटरनेट की दुनिया में देखा होगा ना, कि बहुत सारे कोड्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, बल्कि उनको ट्रांसफर करने के बाद ही अपन समझ में आते हैं। जैसे किसी को वीडियो है, यदि वो MP4 बनी हुई है तो वो MP4 प्लेयर के अंदर ही चलेगी। ओके फ्रेंड्स, उसको VLC प्लेयर में ही चलाना पड़ेगा। इस तरह की कुछ चीजें होती है ना, क्योंकि उसका एक सीक्वेंस है, उसके कोड को उसको पढ़ना आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसको डीकोडिंग करना पड़ता है उस मैसेज को। किस लिए? प्रोटीन के सिंथेसिस करवाने के लिए। तो जो डीकोडिंग का काम करता है वो कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो क्या करता है? उससे प्रोटीन बनाता है। किससे? जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वहां से मैसेज के थ्रू लेके आए हैं, उस मैसेज के थ्रू जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको मैसेंजर आरएनए तो लेके आया है, और जो टीआरएनए इसको डीकोडिंग कर दिया। टीआरएनए क्या क्या किया? डीकोडिंग कर दिया। अब डीकोडिंग करने के बाद जो आरआरएनए है वो क्या करवाएगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। और इसके अंदर हेल्प कौन करेगा? इसके अंदर हेल्प करेगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करेगा? एक तरह से राइबोसोम क्या है? ये सेल का ही एक ऑर्गेनेल है जो इसके अंदर हेल्प करेगा। राइबोसोम आरएनए प्रेजेंट विद इन राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए कहां होता है? राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जो एमआरएनए आरआरएनए है वो कहां प्रेजेंट होता है? वो राइबोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एक तरीके से राइबोसोम की स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड इन राइबोसोम। अमाइनो एसिड से राइबोसोम के अंदर क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है।
अब नेक्स्टली अपन बात करेंगे इसके अंदर जो कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की चेंज होना, उसमें दो तरह की चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक एज इट इज कॉपी कर देना उस चीज की, यानी जो डीएनए का जो सीक्वेंस है जीन का, उसको री रिटर्न करना, यानी वापस उसी सीक्वेंस में उसको लिखना या फिर कॉपी करना उसकी। इट इंडिकेट द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। यानी एक तरीके से अपन ने देखा था कि जब एक डीएनए होता है, इसको यहां पे ऐसे समझेंगे, न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ने क्या किया? क्रोमोसोम्स ने यहां पे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन है, और जीन ने क्या किया? यहां पे एक मैसेज बना के दे दिया। और मैसेज क्या है? ये डीएनए का मैसेज है, एक तरह की कोडिंग है। इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? इसको कैरी करके लेके जाएगा बाहर, कहां? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां तक आप समझ गए, साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाएगा। बट यहां पे डीएनए से एमआरएनए लेगा, तो एमआरएनए किसका पार्ट है? आरएनए का पार्ट है। अब डीएनए से आरएनए के अंदर चेंज होगा, यानी डीएनए से आरएनए यदि मैसेज लेगा तो इसको डीएनए में आरएनए में चेंज होना पड़ेगा, डीएनए से आरएनए में। इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे? जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, यानी री रिटर्न, इसी की कॉपी करनी है, बट यहां पे इसके अनुकूल करनी है उसको, यानी इसके अकॉर्डिंग करनी है। यानी डीएनए से आरएनए में चेंज होता है तो उस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट उसके अंदर उसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है? री रिटर्न, यानी वैसा का वैसा कॉपी करना, जिसको एक तरह से अपन बोल सकते हैं कॉपिंग, सेम कॉपी किया हुआ जेनेटिक मटेरियल। यानी डीएनए से चेंज हुआ है आरएनए के किसी पार्ट में, और आरएनए का पार्ट कौन सा है? एमआरएनए। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब जो दूसरी प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक कोड। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी ट्रांसलेशन क्या करना है उसको? जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए की, जो मैसेंजर आरएनए ने वहां से पिकअप कर लिया जो मैसेज, उसको बाहर लेके जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसकी जो सीक्वेंस है मॉलिक्यूल की, जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस किसकी रहती है? अमाइनो एसिड्स की रहती है, क्योंकि प्रोटीन बनता है किससे? अमाइनो एसिड से बनता है। तो जो अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लाई गई है, उस सीक्वेंस को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। इट इज द प्रोसेस बाई विच द एमआरएनए रीड बाई राइबोसोम टू प्रोड्यूस ए प्रोटीन इन्वॉल्व द रोल ऑफ आरएनए। फ्रेंड्स, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो साइटोप्लाज्म है, यहां पे बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। यहां से न्यूक्लियस से जो मैसेज एमआरएनए बाहर लेके आया है, इस मैसेज को यहां पे राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम में क्या होते हैं? आरआरएनए है। आरआरएनए है। जो आरआरएनए होता कहां है? राइबोसोम का ही एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो ऑलरेडी राइबोसोम के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको अपन आरआरएनए बोला जाता है। वैसे है आरएनए, आरएनए तीन तरह के होते हैं, जिनमें से एक अपन ने मैसेंजर आरएनए देख लिया, जो एक ट्रांसफर आरएनए देख लिया, तीसरा होता है आरआरएनए। आरआरएनए नाम इसका इसीलिए दिया गया है क्योंकि राइबोसोम में ही ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, इसी की स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आरआरएनए क्या करेगा? जो टीआरएनए ने तो उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी ट्रांसलेशन कर दिया, और ट्रांसलेशन करने के बाद जो आरआरएनए इसे प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, जो अमाइनो एसिड लेके आए। यानी जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं आप? जो जेनेटिक मटेरियल जो आ रहा होता है वो एक तरह से अमाइनो एसिड ही होती है, समझ रहे हैं आप? एक तरह से अमाइनो एसिड ही होती है। तो उस अमाइनो एसिड से आरआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, और इसकी हेल्प कौन करेगा? राइबोसोम। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका मोस्टली रोल होता है। यहां पे अपन समझेंगे प्रोटीन सिंथेसिस होती क्या है, इसको एक तरीके से अपन क्लियरली यहां पे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे अपन समझेंगे, सबसे पहले क्या दिखा हुआ है यहां पे? पार्ट ऑफ डीएनए। इस पार्ट ऑफ डीएनए से अपन क्या समझते हैं? यहां पे पार्ट ऑफ डीएनए का मींस समझते हैं यहां पे जीन। ओके फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब है, पार्ट ऑफ डीएनए का मतलब है जीन। ये कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इससे जो मैसेज बना था, जो मैसेज है, जो कोड जनरेट हुआ है,
इसको mRNA को देना है। mRNA आया, भाई आपने जो मैसेज बनाया है वो मुझे दे दो, मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा, किसके लिए? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है मुझे, क्योंकि mRNA का काम क्या है? वो वहां से मैसेज बनाएगा। जैसे कोई इंसान है ऑफिस में बैठा है, उसका काम क्या है? वहां से कुछ बिल जनरेट करना, कुछ पॉलिसीज बनाना, उसको बाहर मार्केट में कौन लेके जाएगा? जो सेल्स का काम करने वाले होते हैं, ओके, जो सेल्स वर्कर होते हैं। तो इसी प्रकार से mRNA आया कि भाई तूने जो कोड बनाया है, जो मैसेज बनाया है, वो मुझे दे दे। ओके, तो उस जगह उससे उसके हाथ में जो चेंज होगा, तो उनके बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। वो बोलेगा भाई मुझे रिसीविंग दे, तभी तो मैं तेरे को मैसेज दूंगा वो उसके लिए। तो यहां पे क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए से mRNA के अंदर जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इस चेंज होने को ही अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। यानी इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि डीएनए से आरएनए में जो चेंज होता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, वेरी वेरी सॉरी, ये क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो जो डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहा है, बट सभी आरएनए में चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। अपन ऐसा बोल देते हैं कि डीएनए से आरएनए में चेंज होने को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। पर आरएनए 3 तरह के होते हैं, सभी आरएनए में चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ एमआरएनए में चेंज होता है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये सारी की सारी प्रोसेस होती कहां है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहां होती है? ये न्यूक्लियस में होती है, सेल के न्यूक्लियस में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे जो एमआरएनए है। इस एमआरएनए से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन ने देखा था, इस पे राइबोसोम्स होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां होती है? ये जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या रहते हैं? राइबोसोम्स रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इन राइबोसोम्स के अंदर क्या रहता है? राइबोसोम्स की एक स्ट्रक्चर है, वो होती है आरआरएनए। ये आप समझ गए होंगे, ये क्या है? ये एक तरह से आरआरएनए है। ओके ना, ये क्या है? ये आरआरएनए है। इस आरआरएनए से, जो आरआरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। और प्रोटीन के सिंथेसिस में यहां पे हेल्प कौन करता है? इसको हेल्प करता है राइबोसोम। राइबोसोम इसकी हेल्प करता है। तो यहां पे लिखा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम होते हैं, जो क्या करेंगे? जो एमआरएनए से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स पर ट्रांसलेशन करते हैं। ये कहां होती है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में रहती है। यानी जो एमआरएनए ने जो मैसेज पिकअप किया है वहां से, न्यूक्लियस से, किससे पिकअप किया है? डीएनए से पिकअप किया है, और उसको लेके आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म में लाने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यहां पर जो ट्रांसफर आरएनए है, यानी टीआरएनए प्रेजेंट है, वो टीआरएनए से मिलता है, उसका ही भाई है टीआरएनए, क्योंकि 3 तरह के आरएनए होते हैं, जिसके अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए, सॉरी आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। तो जो टीआरएनए बोलेगा कि भाई जो तू मैसेज लेके आया वो मेरे समझ में नहीं आता, मैं इसको तो एंटी कोडोन करूंगा, यानी इसको मैं चेंज करूंगा, तो ही मैं इसको आगे दे पाऊंगा, तो ही ये सारी लैंग्वेज इसकी समझ में आएगी। तो उसको वो चेंज करता है, इसको बोलते हैं एंटी, इसको अपन टीआरएनए को एंटी कोडोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो कोडोन्स होते हैं, जो कोड होते हैं, उसको चेंज कर देता है, उसकी लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर देता है, और उसको दे देता है ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी एमआरएनए को, सॉरी आरआरएनए को दे देगा। यहाँ पे किसको दे देगा? आरआरएनए को दे देगा, क्योंकि आरआरएनए किसका पार्ट है? राइबोसोम का ही पार्ट है। और जो आरआरएनए है ये क्या करवाएगा? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो आरआरएनए इन राइबोसोम आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरआरएनए है, इसके अंदर ये राइबोसोम्स की हेल्प करता है, राइबोसोम आरआरएनए की हेल्प करता है। बट फ्रेंड्स इसकी मोस्टली जो इसका फंक्शन होता है वो आरआरएनए का ही काम होता है। आरआरएनए क्या करवाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, और राइबोसोम इसकी हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसके अंदर मोस्टली जो अपना पढ़ने का मीन्स था वो था प्रोटीन का सिंथेसिस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आपको फिर दोबारा एक बार समझा देता हूं रफली, कि सबसे पहले न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस है। ओके फ्रेंड्स, और सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस है, बाहर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के पास में क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स है, उसके अंदर एक पार्ट है आरएनए का, वो कौन सा है? आरआरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए उसी का पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक क्रिया होती है,
कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए का पार्ट होता है जीन। समझ रहे? जीन। अब जो डीएनए होता है वो जीन के थ्रू एक मैसेज निकालता है, वहां पे कोड निकालता है, और उस कोड को क्या करता है, वहां से कोड को एमआरएनए, यानी आरएनए तीन तरह के होते हैं। एक सबसे पहला आरएनए पढ़ा था वो है एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए उसको लेता है वहां से। ओके फ्रेंड्स, और जो मैसेंजर आरएनए लेगा तो उसको कोड चेंज करने पड़ेंगे, यानी डीएनए से आरएनए में चेंज हो रहा है वो, उसको अपन बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहां होती है? न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेज है उस मैसेज को एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर लेके चले जाएगा, यानी न्यूक्लियस से बाहर लेके चला जाएगा। और बाहर ले जाने के बाद वहां पे टीआरएनए प्रेजेंट रहेगा। वो बोलेगा इस मैसेज को मैं पिकअप कर लूंगा बट इसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी डिकोडिंग करता है वो। ओके, इसको बोलते हैं एंटीकोडोन। जो टिक आरएनए है इसको अपन एंटीकोडोन भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। यानी उसी, जब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि डीएनए से आरएनए में चेंज होता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, बल्कि जब आरएनए से आरएनए में चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है कि आरएनए से आरएनए में कैसे चेंज होगा, तो आरएनए में आरएनए एमआरएनए से टीआरएनए में चेंज हो रहा है, या फिर एमआरएनए से आरआरएनए के अंदर चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन। और जब वो चेंज हो जाएगी तो चेंज होने के बाद उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ले लेंगे, और लेने के बाद वहां से प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। और जो इंफॉर्मेशन वहां से मिली है, जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है वहां से, उस मटेरियल का नाम है अमाइनो एसिड। ओके फ्रेंड्स, यानी एक तरह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही मिलता है वहां पे, और उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को अपने को चेंज करना होता है और वहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। इससे आगे की क्लास अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन, उसके बाद अपन टिश्यू पढ़ेंगे, और उसके बाद अपनी एमएसएन की और एनाटॉमी की 12 यूनिट्स है, उन 12 यूनिट्स को अपन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। बल्कि इससे पहले अपनी 2 क्लास और होगी, एक सेल डिवीजन की और एक होगी टिश्यू की। क्योंकि जब सेल डिवीजन और टिश्यू समझ में नहीं आएंगे तो 12 यूनिट पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बल्कि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।